Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 8th of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, फादर ऑफ एनेस्थीसिया किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। द राइट आंसर इज जॉन स्नो। जॉन स्नो को हम फादर ऑफ एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया। फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया किन्हें कहा जाता है? द राइट आंसर इज W.T.G. मॉर्टन। W.T.G. मॉर्टन को हम फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स, दोनों ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम। नॉर्सेट एग्ज़ाम 2022 में ये दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और होपफुली आप सभी लोगों ने फॉर्म्स भी फिलअप कर दिए होंगे। नॉर्सेट एग्ज़ाम 11 सितंबर को होने वाला है और अब इस डेट्स में आज से लगभग 33 डेज़ रिमेनिंग है। आने वाले सभी वीडियोस इस एग्ज़ाम को फोकस करके ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं और होपफुली इनसे आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपकी प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली इमेजेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियसली भी अप्रॉक्सीमेटली 3000 MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1870, 1974, 1976 या फिर 1985? The right answer is option B, 1974। 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे आप एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं, लॉन्च किया गया था। एक बार फिर से देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे आप एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे 1974 में लॉन्च किया गया। इसके बाद 1985 में यूनिसेफ के द्वारा इस प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया। 1985 में यूनिसेफ के द्वारा इस प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया और फिर इसे यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपसे एग्ज़ाम में यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है।
UNICEF, यूनिसेफ की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। रिसेंटली हम इसे यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड, ये इसका न्यू नाम आप कह सकते हैं। यूनिसेफ को हम अब यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड के नाम से जानते हैं। यूनिसेफ जो है वो 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात यदि की जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द P wave on ECG corresponds to, ECG स्ट्रिप पर जो P wave बनती है वो बेसिकली हमें क्या बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। The right answer is option A, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब हमारे हार्ट के दोनों अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ईसीजी पर पी वेव बनती है। एट्रियास के कॉन्ट्रैक्ट होने को ईसीजी की पी वेव डिनोट करती है। दिस इज द फर्स्ट वेव और पी वेव। इसके अलावा पी वेव का यदि आपसे ड्यूरेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे 0.1 सेकेंड। पी वेव का ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड, और यदि इसका एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे +01 MV। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, आपको सर्विक्स की लेंथ बतानी है। 3.5 सेंटीमीटर्स, 4.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2.5 सेंटीमीटर्स। मान लीजिए ये किसी वुमेन का यूट्रस है। इस यूट्रस का जो इंफीरियर पार्ट है इसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। इसे आप नेक ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेक ऑफ यूट्रस। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर्स होती है। 2.5 सेंटीमीटर्स कह दीजिए, या इसे आप 1 इंच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। अगर किसी पर्सन की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा डिजीज़ हो सकता है? गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म। The right answer is option A, goiter disease। goiter disease का मतलब है हमारी गर्दन में नेक एरिया में पाई जाने वाली एच शेप या बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, जिसे आप थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आ जाए, इसका साइज़ नॉर्मल से बढ़ जाए, तो ये कंडीशन गॉइटर कहलाती है। और गॉइटर मुख्य रूप से आयोडीन की कमी होने पर होने वाला डिजीज़ कंडीशन है। जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड को
T3 और T4 हार्मोन बनाने होते हैं तो उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसी कारण से कोई पर्सन खाने में आयोडीन ना ले तो आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड ग्लैंड T3 T4 नहीं बना पाएगी और हमारे शरीर के द्वारा लगातार T3 T4 की मांग की जा रही होती है। इस सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड लगातार काम करने लगती है और एक्सेसिव एक्टिविटी के कारण इस ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और यही गोइटर डिजीज कहलाता है। यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा कम हार्मोन्स का सिक्रीशन कर पाना और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड के द्वारा ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 T4 और कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज असेसिंग the urine of a client with urinary tract infection. For which characteristic should the nurse assess each specimen of urine? किसी क्लाइंट को यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ नर्स आप यूरिन स्पेसिमेन में, यूरिन सैंपल में कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट करेंगे जो कि यूटीआई होना बताती हो। क्लैरिटी, विस्कोसिटी, ग्लूकोज लेवल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को समझकर आंसर कीजिएगा। कौन सी फाइंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने को बताती है? The right answer is option 1, clarity. जब भी पेशेंट आपको यूरिन का सैंपल कंटेनर में कलेक्ट करके देगा, अगर ये सैंपल क्लियर है, पेल येलो कलर का है, तो इसका मतलब है कि यूरिन बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, या यूँ कहें कि क्लाइंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन का यूरिन आपको क्लाउडी नज़र आए, अगर यूरिन स्पेसिमेन देखने में क्लाउडी नज़र आए, उसकी अपीयरेंस कुछ धुंधली दिखाई दे, ऐसा लगे कि यूरिन के अंदर कुछ मौजूद है, कुछ कण मौजूद हैं, तो ये कंडीशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बताती हैं। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो विस्कोसिटी शब्द का मतलब है कि यूरिन पतला है या गाढ़ा। इस चीज़ को हम एग्जैक्टली देखकर नहीं बता सकते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा। अगर क्लाइंट में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखकर डिटरमाइन कर पाना कि इन्फेक्शन है या नहीं सही नहीं माना जाएगा। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता भी कर लिया जाए तो इससे प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं पता चलता। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आइए इन्हें डिस्कस कर लें। प्रीवियस एग्ज़ाम में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल कितनी होती है, इसे कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से लेकर 1.030 के बीच होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा 3 नाम हैं। पहला रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर और तीसरा रिएजेंट स्ट्रिप्स। इन तीनों की मदद से हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी क्लाइंट में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये आपको क्या बताती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा
यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी उस कंडीशन में बढ़ेगी जब पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन हो। अगर पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ है या पर्सन को डिहाइड्रेशन हुआ है, तो वो इस कंडीशन में जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ी हुई मिलेगी। वहीं अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज्ड होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसी कंडीशन है। डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन वह कंडीशन है जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का सिक्रीशन या तो कम किया जाए या बिल्कुल ही ना किया जाए, जिसके कारण यूरिन आउटपुट नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस सिचुएशन में जब आप यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करवाएंगे तो डाइल्यूटेड यूरिन के कारण ये हमेशा आपको डिक्रीज मिलेगी। तो याद रखिएगा, अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम है, डिक्रीज्ड है, तो इसका मतलब है डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन है। और अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पर्सन को डिहाइड्रेशन है। ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन? आपको इनमें से कौन सा फैट सॉल्यूबल विटामिन नहीं है इसे बताना है। डी, के, सी, ए। यस, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी, विटामिन बी के सभी टाइप्स और विटामिन सी, ये दोनों ही सिर्फ वाटर सॉल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन का मतलब है ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इन विटामिन्स को आप रेगुलरली डाइट में लेते रहें, क्योंकि ये विटामिन पानी के साथ घुलकर बॉडी से यूरिन के थ्रू लगातार बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए इन्हें लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा फैट सॉल्यूबल विटामिन की यदि बात की जाए तो टोटल चार फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं, जिनमें ए, डी, ई और के आते हैं। ये सभी विटामिन्स फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विथ सीवियर हेमरेज इज नोन एज। किसी प्रेग्नेंट वुमेन में नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा बच्चे के डिलीवर होने से पहले ही यदि अपनी जगह से उखड़ जाए, हट जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या एब्रप्शियो प्लेसेंटे? Option D is correct here. It is called abruptio placentae. बच्चे के डिलीवर होने से पहले प्लेसेंटा का अपनी जगह से उखड़ जाना, हट जाना एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज मैटरनल हाइपरटेंशन और ट्रॉमा माने जाते हैं। एब्रप्टियो प्लेसेंटा होने पर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। स्पाइनल एनेस्थीसिया किस जगह पर एडमिनिस्टर किया जाता है, किस साइट पर एडमिनिस्टर किया जाता है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज L3, L4। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाए कि साइट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है, तो इसका मतलब है आपसे अडल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अडल्ट के अंदर
हम L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में निडल को इंसर्ट करते हैं, जबकि चिल्ड्रन के अंदर यदि स्पाइनल एनेस्थीसिया किस साइट पर इंसर्ट किया जाता है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे L4 L5 के बीच में, अडल्ट में L3 L4, चिल्ड्रन में L4 L5। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के दौरान जो स्पाइनल निडल हम इस्तेमाल करते हैं वो किस साइज़ की होती है। तो याद रखिएगा, स्पाइनल निडल जितनी पतली हो सकती है उतना बेहतर होता है। जनरली हम यहाँ पर स्पाइनल निडल 27 गॉस की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी मोटी निडल आप इंसर्ट करेंगे उस इंसर्शन के बाद उस साइड से CSF के लीक होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर CSF लीक होता है तो इसकी वजह से पेशेंट में सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, जिसे आप पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक के नाम से जानते हैं। पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक यानी PDPH। इसके अलावा याद रखिएगा, जो एनेस्थीसिया होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसियाज आर देयर। सबसे पहले जो कि इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, फिर आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, फिर आता है लोकल एनेस्थीसिया, और फिर आता है जनरल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हम उन पर्सन्स में करते हैं जिनके अंदर हमें एब्डोमेन या अम्बिलिकल एरिया से नीचे के हिस्से में सर्जरी करनी हो। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जनरली लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं करवाता, ये सिर्फ पेन रिलीफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वुमेन डिलीवरी में है, लेबर में है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं जिससे उसे पेन फील नहीं होता। लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में याद रखिएगा, इनसे कभी भी किसी भी बॉडी ऑर्गन में सेंसेशन लॉस नहीं होता, सिर्फ पेन सेंसेशन डिमिनिश होता है, यानी कि उसे दर्द महसूस नहीं होगा सिर्फ। लोकल एनेस्थीसिया की बात की जाए तो इस प्रकार का एनेस्थीसिया शरीर के किसी छोटे से हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको बॉडी के किसी हिस्से में स्टिचेस लगाने हैं तो वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, इस एनेस्थीसिया के अंदर पूरी बॉडी सेंसेशन लेस हो जाती है, पर्सन कंप्लीटली बेहोश हो जाता है। और जनरल एनेस्थीसिया जब भी लगाया जाता है पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है, यानी कि उसमें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया को आप स्पाइनल ब्लॉक या फिर सब एरेक्नॉइड ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल ब्लॉक या सब एरेक्नॉइड ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी आप पेशेंट में लगाने जा रहे हो तो इसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाने के लिए हम पेशेंट को सी शेप पोजीशन में लाते हैं, या फिर इसे आप फीटल एटीट्यूड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे आप लेटरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, नॉर्सेट लेवल का है। कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। द क्वेश्चन इज, द नर्स इज असेसिंग deep tendon reflexes of the client with hypomagnesemia. Which method is used to elect biceps reflex? एक पर्सन जिसमें मैग्नीशियम की कमी है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, इस पर्सन के अंदर आप डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने के लिए आप बाइसेप्स रिफ्लेक्स को चेक करना सेलेक्ट करते हैं। इस बाइसेप रिफ्लेक्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं
फर्स्ट ऑप्शन, द नर्स प्लेस हर थंब ऑन द मसल inset in antecubital space and taps the thumb briskly with the reflex hammer. आप पेशेंट के एंटीक्यूबाइटल स्पेस में अपना अंगूठा रखेंगे और पेशेंट के हाथ को हवा में लटकती हुई पोजीशन में रखकर अपने अंगूठे पर रिफ्लेक्स हैमर से चोट करेंगे और उससे जो रिफ्लेक्स आएगा वही बाइसेप्स रिफ्लेक्स है। या फिर ऑप्शन 2, द नर्स लूजली सस्पेंड द क्लाइंट्स आर्म इन ओपन हैंड वाइल टैपिंग बैक ऑफ द क्लाइंट्स एल्बो। हम पेशेंट के हाथ को हवा में लटकाकर उसकी कोहनी के जस्ट ऊपर रिफ्लेक्स हैमर से चोट करेंगे और उससे जो रिफ्लेक्स होगा वो बाइसेप रिफ्लेक्स है। या फिर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन डैंगल हर लेग्स एज द नर्स स्ट्राइक द एरिया बिलो द पटेला विच द ब्लंट साइड ऑफ रिफ्लेक्स हैमर। हम इस पेशेंट को इस प्रकार से बिठाएंगे कि उसका पैर घुटने से मुड़ा हुआ हो और ज़मीन को टच नहीं कर रहा हो। यानी आपने पेशेंट को चेयर पर बिठाया है लेकिन उसका पैर ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से बिठाकर पेशेंट के पटेला से नीचे मौजूद टेंडन पर रिफ्लेक्स हैमर की चोट करके जो रिफ्लेक्स होगा वो बाइसेप रिफ्लेक्स है। या फिर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू प्लेस हर आर्म्स लूजली एट हर साइड एज द नर्स स्ट्राइक्स मसल्स इंसर्ट जस्ट अबव द वेस्ट। हम पेशेंट के आर्म्स को उसके बगल में कंफर्टेबल पोजीशन में रखकर रिफ्लेक्स हैमर से रिस्ट एरिया पर चोट करेंगे ताकि उसके रिफ्लेक्स जनरेट हो। क्या ये बाइसेप रिफ्लेक्स हैं? सिंपली इस क्वेश्चन में बाइसेप रिफ्लेक्स कैसे चेक किए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। हम इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चारों पॉइंट्स इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम बाइसेप्स रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं इस चीज़ को जानते हैं। इस पूरी सिचुएशन को आप अपने माइंड में इमेजिन करिएगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस चीज़ को किसी पेशेंट के साथ इमेजिन करिए, आपको तुरंत याद हो जाएगी। बाइसेप रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम किसी भी क्लाइंट के बाइसेप्स मसल को असेस करते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, बॉडी बिल्डर है और ये आपको इस प्रकार से अपना हाथ मोड़कर कोहनी मोड़कर अपने बॉडी दिखाता है, तो हाथ मोड़ने पर टाइट करने पर इस एरिया में फुलावट आ जाती है। यही एरिया बाइसेप्स मसल वाला एरिया कहलाता है। अब हमें इस एरिया पर कोई एक्टिविटी करने पर किसी प्रकार की मूवमेंट है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करना है। बाइसेप्स रिफ्लेक्स को असेस करने के लिए हम पेशेंट को चेयर पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा देंगे और याद रखिएगा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने पर पेशेंट का जो हाथ है वो बिल्कुल नॉर्मली हवा में झूलता हुआ होना चाहिए। अब इस पर्सन में कोहनी के ऑपोजिट साइड में जहाँ पर जॉइंट है जिसे आप एंटी क्यूबाइटल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर एग्जामिनर अपना अंगूठा रखेगा और इस अंगूठे के ऊपर रिफ्लेक्स हैमर से चोट करेगा। जैसे ही पर्सन इस एरिया में रखे अपने अंगूठे के ऊपर रिफ्लेक्स हैमर से चोट करता है, इस पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ उठता है फिर नीचे गिर जाता है। यही रिफ्लेक्स बाइसेप रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी में बताया गया था कि पेशेंट के हाथ को उल्टा मोड़कर हवा में लटकाया जाए और फिर उसके बाद कोहनी के जस्ट ऊपर रिफ्लेक्स हैमर से चोट की जाए तो हाथ हल्का सा ऊपर उठेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से जो रिफ्लेक्स चेक किया जाता है उसे हम ट्राइसेप रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप रिफ्लेक्स। ये ट्राइसेप्स मसल्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी के अंदर
बताए गए रिफ्लेक्स की, ये बेसिकली पटेलर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम पेशेंट को कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन जिस पैर में रिफ्लेक्स चेक किए जा रहे हैं वो हवा में झूलता हुआ होना चाहिए, यानी ये ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। अब इस पर्सन में पटेला बोन के जस्ट नीचे मौजूद टेंडन पर परक्यूशन हैमर से चोट करते हैं तो पेशेंट का पैर हल्का सा ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है। ये जो रिफ्लेक्स है पटेलर रिफ्लेक्स कहलाता है। इसी प्रकार से रिस्ट एरिया में कलाई में परक्यूशन हैमर से चोट करने पर रेडियल नर्व का एलिवेशन होता है, यही रिफ्लेक्स रेडियल नर्व रिफ्लेक्स कहलाता है। होपफुली अब चारों रिफ्लेक्स आप समझ गए होंगे। और याद रखिएगा, जिन पेशेंट्स के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, हाइपोमैग्नीशियमिया होता है, उनमें हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ ट्रू लेबर इज। ट्रू लेबर के क्या साइंस होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स। सर्विक्स से अगर म्यूकस प्लग निकल जाए तो इसे आप ट्रू लेबर कहेंगे। ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अकर। अगर अचानक मेम्ब्रेन्स फट जाएं तो ये ट्रू लेबर का साइन माना जाएगा। ऑप्शन सी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर एंड इफेक्टिव। लेबर के दौरान आने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर रेगुलर हैं और इफेक्टिव हैं तो ये ट्रू लेबर है। या फिर फीटस ड्रॉप इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस, जैसे ही बच्चा पेल्विस ब्रिम में पहुंचे ये ट्रू लेबर है। कौन सा साइन ट्रू लेबर होने को बताता है ये आपसे पूछा जा रहा है। The right answer is option C. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर रेगुलर हैं और इफ़ेक्टिव हैं तो ये ट्रू लेबर को होने को बताते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। लेबर प्रोसेस के दौरान, डिलीवरी के दौरान मदर में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर हैं और इफ़ेक्टिव हैं, तो इसे हम ट्रू लेबर कहेंगे, ट्रू लेबर पेन कहेंगे। एग्ज़ाम में आपसे ट्रू लेबर पेन के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ट्रू लेबर पेन जो है वो रेगुलर इंटरवल पर आने वाले पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है लेबर पेन बढ़ने लगता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की सीवियरिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ती है। इसके अलावा शो प्रेजेंट होता है। शो का मतलब है कि डिलीवरी के समय वेजाइना से ब्लड और म्यूकस मिक्स होकर बाहर आते हैं। इसके अलावा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसके कारण सर्विक्स डायलेट होने लगता है, सर्विक्स में इफेसमेंट होने लगता है। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या ट्रू लेबर पेन के द्वारा बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन भी देखा जाता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द प्रोसीजर ऑब्टेनिंग इन्फ्यूजन मेडिसिन कंसेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि कंसेंट लेना किसकी जिम्मेदारी है। फिजिशियन, सीएनडी, हेड नर्स, नर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिजिशियन। जी हाँ, कंसेंट लेने की जिम्मेदारी फिजिशियन कह दीजिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कह दीजिए, डॉक्टर कह दीजिए, इनकी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर द्वारा अपना ये काम नर्सेस के ऊपर डाल दिया जाता है। नर्सेस को ही जिम्मेदार कर दिया जाता है, जिम्मेदार बना दिया जाता है कि आप किसी भी ऑपरेशन या किसी भी
इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले कंसेंट लेंगे। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई भी इक्विपमेंट या मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट की जाने वाली हो। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हम कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर डाल रहे हैं इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इसे करने से पहले कंसेंट लेना पड़ता है और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। कंसेंट क्या है इसे भी समझ लेते हैं। कंसेंट पेपर का वह टुकड़ा है जो कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में, लीगल किसी कानूनी किसी केस में फंसने से बचाता है। कंसेंट के अंदर हम पेशेंट को जो इन्वेजिव प्रोसीजर हम करने वाले हैं वो कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, इसको करने से क्या नुकसान हो सकता है, इसको करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सभी चीज़ें पेशेंट को बता दी गई हैं, ऐसा लिखा होता है। और इस पेपर के नीचे पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स के सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर इस इन्वेजिव प्रोसीजर के दौरान किसी भी प्रकार की पेशेंट को हानि होती है तो इसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सभी बातें लिखी होती हैं और ये प्रोसीजर कंसर्न्ड डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन यूज्ड फॉर फ्लैटस ट्यूब इंसर्शन। अगर मान लीजिए किसी पर्सन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस भरी है, इस गैस को रिमूव करने के लिए पेशेंट के एनस से एक ट्यूब आपको इंसर्ट करनी है जिसे फ्लैटस ट्यूब कहते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए कौन सा पोजीशन दिया जाएगा पेशेंट को, ये आपको बताना है। लेफ्ट लैटरल, राइट लैटरल, नी चेस्ट या प्रोन। The right answer is option A. लेफ्ट लैटरल पोजीशन का सिंपल मतलब है पेशेंट को बाईं करवट पर लेटाना। पेशेंट को लेफ्ट करवट पर, बाईं करवट पर लेटाना लेफ्ट लैटरल पोजीशन कहलाती है। और स्पेसिफिकली अगर आप इसे चाहें तो इसे आप सिम्स लैटरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। सिम्स लैटरल पोजीशन का इस्तेमाल पेशेंट में यदि एनीमा लगाना हो, फ्लैटस ट्यूब इंसर्ट करनी हो तो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सीइंग अ डिज़ाइन ऑन फ्लोर थॉट इट वाज अ फॉसिल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप किसी जगह गए और वहाँ पर फ्लोर पर, ज़मीन पर, फर्श पर एक डिज़ाइन बना हुआ था और इस डिज़ाइन को देखकर आपने सोचा कि ये तो कोई फॉसिल है, कोई काई लगी हुई है या कोई पेड़ पौधों की ग्रोथ जैसी स्ट्रक्चर है। तो आपने वहाँ पर डिज़ाइन को फॉसिल समझा। ये क्या है ये आपको बताना है। इल्यूशन है, डेल्यूशन है, हेल्यूसिनेशन है, आइडिया ऑफ रेफरेंस है। फर्श के डिज़ाइन को फॉसिल समझना इल्यूजन कहलाएगा। इल्यूजन का मतलब है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रॉन्गली परसीव करना इल्यूशन है। डेल्यूशन इज अ फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ। हेल्यूसिनेशन इज अ परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। Next question, a client is diagnosed with bladder cancer and cystectomy and ileal conduit are scheduled. What should the nurse plan to do pre-operatively? पेशेंट जिसे ब्लैडर कैंसर है उसमें सिस्टेक्टोमी और इलियल कॉन्डक्ट प्रोसेस होना है। इस पेशेंट में सर्जरी से पहले यानी प्री ऑपरेटिव पीरियड में नर्स क्या एक्शन प्लान सेलेक्ट करेगी ये आपको बताना है।
ऑप्शन 1, लिमिट फ्लूइड इनटेक फॉर 24 आवर्स। हम इस पेशेंट में सर्जरी से पहले 24 घंटे पहले फ्लूइड इनटेक बंद करवा देंगे। ऑप्शन 2, टीच रेंज ऑफ मोशन एंड किंजल एक्सरसाइजेस। हम इस पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन और किंजल एक्सरसाइज कैसे करनी है ये सिखाएंगे। ऑप्शन 3, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इरिगेटिंग इलियल कॉन्डेट। इलियल कॉन्डेट को कैसे इरिगेट करना है ये सिखाएंगे। ऑप्शन 4, एडमिनिस्टर क्लिनसिंग एनिमास एंड लैक्सेटिव्स एज ऑर्डर्ड। कैसे हमें इस पेशेंट में क्लिनसिंग एनिमा और लैक्सेटिव्स जो कि ऑर्डर दिए गए हैं एडमिनिस्टर करने हैं, यानी पेशेंट को लैक्सेटिव एनिमास लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन 4 को चुना है तो बहुत ही अच्छा आंसर आपने सेलेक्ट किया है, वेरी गुड। आइए इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म्स हैं, पहला है सिस्टेक्टोमी और दूसरा है इलियल कॉन्डेट। इन्हें डिस्कस करें, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सिस्टेक्टोमी क्या है? सिस्टेक्टोमी वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी पर्सन के यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। अगर सिस्टेक्टोमी में पूरा ब्लैडर रिमूव कर दिया जा रहा है तो इसे हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब इलियल कॉन्डेक्ट क्या है इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये किसी पेशेंट की किडनी है, ये इसके यूरेटर्स हैं और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। दीज आर द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। नॉर्मली क्या होता है, किडनी यूरिन बनाती हैं, ये यूरिन यूरेटर्स की मदद से पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। फिर यहाँ पर मौजूद ब्लैडर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होकर इसे यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में बताए गए पेशेंट को ब्लैडर का कैंसर हो गया है। अब ये कैंसर यहाँ से किसी और ऑर्गन में ना पहुँच जाए, इस वजह से हमें इस ब्लैडर को सर्जरी द्वारा रिमूव करना है, यानी कि रेडियल सिस्टेक्टोमी करनी है। रेडियल सिस्टेक्टोमी प्रोसीजर हमें करना है क्योंकि इस पर्सन के यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो गया है। अगर हमने इस कैंसर की गांठ को नहीं निकाला तो ये एरिया सड़ सकता है या यहाँ से कैंसर कहीं और फैल सकता है। तो हमने अब इस पर्सन के अंदर ब्लैडर को निकाल दिया, यूरिथ्रा को निकाल दिया। अब इस पर्सन में जो यूरिन बनेगा, किडनी जो यूरिन बनाएंगी, ये यूरिन बॉडी से बाहर कैसे आएगा? यहाँ पर तो ब्लैडर था, ब्लैडर से यूरिथ्रा था, आपने पूरा हिस्सा हटा दिया। अब यूरिन को बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के यूरेटर्स को इंटेस्टाइन का एक पार्ट में जोड़कर इसे इंटेस्टाइन में ओपनिंग बना देते हैं। इसे ही हम इलियल कॉन्डेक्ट के नाम से जानते हैं। पेशेंट के यूरेटर्स को हम इंटेस्टाइन का एक हिस्सा लेकर, एक ट्यूब लेकर उसमें जोड़ देते हैं और फिर इस ट्यूब की एक ओपनिंग हम शरीर से बाहर खोल देते हैं, जहां पर हम बैग लगाकर इस यूरिन को इकट्ठा करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। यही इलियल कॉन्डेक्ट कहलाता है। इस चीज़ को आप प्रॉपर डेफिनेशन में एक बार देख लीजिए। ड्यूरिंग एन इलियल कॉन्डेक्ट प्रोसीजर अ सर्जन क्रिएट्स न्यू ट्यूब फ्रॉम पीस ऑफ इंटेस्टाइन दैट अलाउज द किडनी टू ड्रेन एंड यूरिन to exit the body through a small opening called stoma. इलियल कॉन्डेक्ट वह प्रोसीजर है जिसमें हम पर्सन की इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा लेकर उसमें यूरेटर्स को जोड़ देते हैं और इस
इंटेस्टाइन का एक हिस्सा शरीर के बाहर स्टोमा बनाकर, ओपनिंग बनाकर जोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू किडनी से आने वाला यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जा सके। यही इलियल कॉन्डक्ट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर एग्जैक्टली इलियल कॉन्डक्ट कैसा दिखाई देता है, इसकी इमेज हमने पोस्ट कर रखी है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर जो भी क्लासेस होती हैं उनकी इमेजेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आइए अब इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस और राइट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हम इस पेशेंट में फ्लूइड इनटेक को 24 घंटे पहले रोक देंगे, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? जब भी किसी पर्सन के अंदर सर्जरी होने वाली होती है तो सर्जरी से लगभग 4 से 6 घंटे पहले पेशेंट को हम कुछ भी खाने या पीने के लिए मना कर देते हैं। पेशेंट से कहा जाता है कि सर्जरी होने से 4 से 6 घंटे पहले से लेकर आपको कुछ भी नहीं खाना है, यानी NPO रहना है, नथिंग पर ओरल, मुंह से कुछ भी खाना या पीना नहीं है। अगर आपने कुछ भी खाया या पिया तो सर्जरी के दौरान एस्पायरेशन होने का खतरा रहता है। एस्पायरेशन का मतलब है स्टमक कंटेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर रेस्पिरेशन को रोक देना, एस्पायरेशन है। 24 घंटे पहले रोकना सही आंसर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन और किंजल एक्सरसाइज परफॉर्म करना। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाकर हम किसी भी जॉइंट की मूवमेंट को अच्छा रख सकते हैं। वहीं किंजल एक्सरसाइज के द्वारा पेरिनियम एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे कि हम यूरिन को अच्छी तरह से होल्ड कर पाएँ। यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और किंजल एक्सरसाइज का क्लाइंट को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें तो हमें सर्जरी करके ब्लैडर ही रिमूव करवा देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की, कि हम इस पेशेंट को समझाएंगे कि जो इलियल कॉन्डक्ट बनाएंगे, जो यूरिन का दूसरा रास्ता हम बनाने वाले हैं, उसे कैसे साफ करना है, इरिगेट करना है, ये सिखाएंगे। तो याद रखिएगा, कोलोस्टोमी जो बनाई जाती है उसे आप इरिगेट करते हैं, पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। इलियल कॉन्डक्ट को कभी भी इरिगेट या साफ नहीं करना पड़ता। सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि हम पेशेंट में एनीमा और लैक्सेटिव जो कि डॉक्टर द्वारा लिखे गए हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, जो कि सही ऑप्शन है। पेशेंट में हम ब्लैडर को रिमूव करेंगे, इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा लेकर उसे यूरेटर से जोड़ेंगे, जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हम पेशेंट की इंटेस्टाइन को असेस करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस इंटेस्टाइन का बिल्कुल साफ सुथरा होना ज़रूरी है। इस वजह से पेशेंट को एनीमा लगाया जाएगा। अगर पेशेंट का बाउल क्लियर नहीं होगा तो सर्जरी के दौरान ये स्टूल बाहर स्पॉइल हो सकता है और दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचकर वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर क्लींसिंग एनीमा लगाना, लैक्सेटिव्स देना प्रायोरिटी माना जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। जब किसी क्लाइंट को आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल ब्लॉक देते हैं, तो इंट्रा ऑपरेटिव टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? पेशेंट को आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, करीब 5 से 7 मिनट बाद इसका इफ़ेक्ट आने लगता है और इफ़ेक्ट आने के बाद आप सर्जरी शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के दौरान यानी इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में इस एनेस्थीसिया से सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। प्रीवियस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज हाइपोटेंशन।
अब आपको शायद बिल्कुल क्लियरली याद आ गया होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर पेशेंट को आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हाइपोटेंशन इंट्रा ऑपरेटिवली सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, यानी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेशेंट को आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद आपने पूरा ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी, सर्जरी के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होने वाला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एम्स नॉरसेट इस तरह के क्वेश्चंस जरूर देता है। यस, इट इज़ यूरिनरी रिटेंशन। अगर आपको इसका आंसर पता था तो एक्सीलेंट, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नॉरसेट लेवल की है। और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं और हम एग्ज़ाम आने तक फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse carrying a patient on pancreatic enzyme replacement therapy should assess then or किसी पर्सन में पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, यानी पेशेंट को पैंक्रियास के एंजाइम्स दिए जा रहे हैं। इन एंजाइम्स को देने के दौरान पेशेंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है? वेट गेन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर जीआई इरिटेशन हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन हो सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे पैंक्रियास द्वारा एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल हैं। अगर आप पेशेंट को पैंक्रियास के ये सभी एंजाइम्स तैयार फॉर्म में देते हैं तो इन एंजाइम्स के कारण कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ये जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होने लगेंगे, एब्जॉर्ब होने लगेंगे। तो इस बढ़ी हुई मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण पर्सन का जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है, पर्सन का वजन बढ़ सकता है। इसलिए पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान आपको पेशेंट का वेट कहीं ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा, इस चीज़ को मॉनिटर करते रहना है। सो वी कैन से weight gain is a side effect in patients who is having pancreatic enzyme replacement therapy. Next question, which organ requires extra monitoring when patient undergoing lipid lowering therapy? अगर किसी पेशेंट को लिपिड कम करने वाली दवा दी जा रही है तो किस ऑर्गन को आप विशेष मॉनिटर करेंगे? किडनी, ब्रेन, लीवर, पैंक्रियास? एक बार फिर से समझिएगा, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स के द्वारा कौन सा ऑर्गन डैमेज किया जा सकता है, उस ऑर्गन को आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लीवर। आइए पहले हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स को आप स्टैटिन के नाम से जानते हैं। लिपिड का एग्जाम्पल बेस्ट जिसे आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl तक है तब तक हमारे हार्ट की हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी रहती है।
लेकिन अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg से ज़्यादा होता है तो हमारे हार्ट की हेल्थ ख़राब होने लगती है, हार्ट डिजीज़ेज़ होने लगती हैं। हार्ट डिजीज़ेज़ को रोकने के लिए या उन्हें ट्रीट करने के लिए इस कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो दवाई हैं उसे हम लिपिड लोअरिंग थेरेपी या स्टेटिन के नाम से जानते हैं। इन मेडिसिन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन मेडिसिन्स के पीछे आपको स्टेटिन लगा मिले। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एथोरवेस्टेटिन। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए सिमवेस्टेटिन। इसके अलावा प्रावेस्टेटिन, लोवावेस्टेटिन, फ्लूवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो याद रखिएगा, जिनके पीछे आपको स्टेटिन वर्ड लगा मिले इसका मतलब है ये लिपिड लोअरिंग एजेंट है, यानी ब्लड में लिपिड की मात्रा को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपली हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। अब मान लीजिए इस ड्रग का एक्शन क्या होता है। जैसे ही आप किसी पर्सन को लिपिड लोअरिंग ड्रग देते हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लड में मौजूद सारे लिपिड्स को या एक्स्ट्रा लिपिड को ब्लड से निकाल कर लीवर में पहुंचा देती हैं। जैसे ही किसी पर्सन के अंदर ब्लड में लिपिड की ज़्यादा मात्रा है, उस पर्सन को आपने लिपिड लोअरिंग ड्रग दी तो ये ड्रग ब्लड में मौजूद लिपिड को लाकर लीवर में डाल देगी। लगातार पेशेंट ये दवा लेता रहेगा, लीवर के अंदर लगातार लिपिड्स का एक्यूमुलेशन होता रहेगा और धीरे 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 लीवर का साइज़ बढ़ने लगेगा और पेशेंट को कंडीशन हो जाएगी फैटी लीवर, यानी पेशेंट के लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा। और वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि आप लगातार उसे लिपिड लोअरिंग एजेंट स्टेटिन दे रहे हैं, जो कि ब्लड से सारा लिपिड निकाल कर लीवर में स्टोर करती जा रही है। और फैटी लीवर अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, जो कि लीवर की फंक्शनिंग को कम कर देती है, रोक देती है, जिसके कारण बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मेशन, बहुत सारे प्रोसेस रुक जाते हैं और पर्सन कहे तो इल हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी पेशेंट को लिपिड लोअरिंग एजेंट दें तो उसके लीवर की फंक्शनिंग का भी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस करें, कहीं पेशेंट में फैटी लीवर कंडीशन तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज मेलाइटस। Which of the following is not a clinical sign of diabetes mellitus? इन चारों ऑप्शंस में से डायबिटीज़ का कौन सा क्लिनिकल साइन नहीं है? डायबिटीज़ होने पर कौन सी फाइंडिंग पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी? पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा? The right answer is option D, lower extremity edema। अगर पेशेंट के चेहरे और पैरों में सूजन होती है, इन्फ्लामेशन, एडिमा होती है, तो ये कहीं ना कहीं किडनी डिजीज़ की शुरुआत को बताती है, ना कि डायबिटीज़ मेलाइटस को। डायबिटीज़ मेलाइटस के 3 क्लासिकल साइंस होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और एक होता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि पेशेंट की जो ईटिंग है वो बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है। और पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो बार बार पानी पीता रहता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जब सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पाता है, तो सेल्स के द्वारा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फैट को डिज़ोल्व या डाइजेस्ट किया जाने लगता है,
जैसे जैसे फैट का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, इसका बाई प्रोडक्ट कीटोन बनता है, और कीटोन एक एसिड है और इसकी प्रेजेंस बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ा देती है और पेशेंट में डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटीज़ मेलाइटस दो टाइप का होता है। पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें पर्सन के अंदर इंसुलिन की प्रॉपर मात्रा नहीं बन पाती, आवश्यकता से कम इंसुलिन बनता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते हैं। फिर आता है सेकंड टाइप नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर पेशेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो सफिशिएंट होता है, लेकिन बॉडी के द्वारा इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया जा पाता, या यूं कहें बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are mental health concern elderly patients except। यहाँ पर उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो कि एल्डरली पेशेंट में देखे जाने वाला मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस आर आइसोलेशन, ग्रीफ, डिप्रेशन, एग्रेशन। बड़ी उम्र के लोगों में कौन सी मेंटल इलनेस नहीं देखी जाती सामान्यतया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीफ। याद रखिएगा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इमेजिन करिए, वो हमेशा अलग अलग रहना चाहता है, आइसोलेटेड रहता है, ये हमेशा डिप्रेशन में रहता है, चिंता में रहता है, इसे छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आता है, एग्रेसिव इसका बिहेवियर है। ये सभी एल्डरली पेशेंट्स में पाए जाने वाले मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जबकि ग्रीफ नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client has experienced an adverse reaction to a blood transfusion manifested by development of pruritic rash and urticaria. What treatment should the nurse anticipate will be ordered for this client? आप किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे, ब्लड लगा रहे थे, अचानक उसकी बॉडी में रिएक्शन होती है जिसके कारण प्यूराइटिक रैश और अर्टिकेरिया हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशंस में के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, ऐसा आप एंटीसिपेट करेंगे, एज अ नर्स अनुमान लगाएंगे। एंटीसिपेट मीन्स अनुमान लगाना। आपके ऑप्शंस हैं डाइफिनेड्रेमाइन, एसिटामिनोफेन, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, एस्प्रिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डाइफेनेहाइड्रेमीन। डाइफेनेहाइड्रेमीन बेसिकली एंटीहिस्टामीन मेडिसिन है जो कि एलर्जी आदि को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए तो इस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामीन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, और एंटीहिस्टामीन का एग्जाम्पल है डाइफेनेहाइड्रेमीन। यहाँ पर प्रूराइटिक रैश और अर्टिकेरिया टर्म दी गई है, दोनों ही स्किन एलर्जी होने पर देखे जाने वाली कंडीशन है। दोनों के ही होने पर स्किन पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और स्किन लाल हो जाती है। रेड स्किन विथ स्मॉल इरोजन ऑफ स्किन
नोन एज प्लूराइटिक रैश और अर्टिकेरिया, और अर्टिकेरिया कंडीशन में हल्की हल्की इचिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल आर कमिटेड बाय। आपके ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल पर जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं वो किस कमिटी के द्वारा बताई गई थी? भोर, मुदेलियर, मुखर्जी, चड्डा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुखर्जी कमिटी। मुखर्जी कमिटी, आइए इसके बारे में जान लें। मुखर्जी कमिटी 1966 में आई थी और इस कमिटी के चेयरमैन थे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री मुखर्जी, जिन्होंने बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल पर इसका डिस्कशन किया था इस कमेटी के अंतर्गत। एक बार फिर से देखिएगा, मुखर्जी कमेटी 1966 में आई थी और इनके चेयरमैन थे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री मुखर्जी, जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर बेसिक हेल्थ सर्विसेज क्या क्या दी जाने वाली हैं इसके बारे में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following electrolyte has to be replaced in a client with sweating, vomiting and diarrhea? अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा जिसे बाहर से देना जरूरी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, और इसको मैनेज करने के लिए हमें सोडियम देना पड़ेगा। इसके अलावा डायरिया, वॉमिटिंग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वेटिंग इंक्लूड किया गया है, इसलिए आंसर ए माना जाएगा। Next question, famotidine is prescribed for a client with peptic ulcer disease. The client asks the nurse what this medication does. The nurse responds. आप एज अ नर्स किसी पेप्टिक अल्सर से सफरिंग पेशेंट की केयर कर रहे हैं। इस पेशेंट को डॉक्टर ने फेमोटिडिन मेडिसिन लिखी। अब ये मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं। जैसे ही आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, पेशेंट आपसे पूछता है कि ये फेमोटिडिन जो ड्रग है ये कैसे एक्शन करती है, क्यों दी गई है, क्या करती है ये। तो एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या बताएंगे? ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देती है, गैस्ट्रिक मूवमेंट को बढ़ा देती है, या फिर गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, हिस्टामिन रिलीज को बढ़ा देती है, या फिर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रोक देती है। फेमोटिडिन क्या करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। आपने रेनिटिडिन मेडिसिन का नाम सुना होगा। फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं ये क्या करती हैं? H2 रिसेप्टर पर हिस्टामिन को ब्लॉक करके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन रोक देती हैं। हमारे स्टमक में मौजूद H2 रिसेप्टर्स पर हिस्टामिन के रिलीज को रोककर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करवाकर पेप्टिक अल्सर को ठीक करती हैं फेमोटिडिन। पेप्टिक अल्सर्स पेट में होने वाले घाव हैं। H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। यहाँ पर अब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर को असेस करने के लिए थर्मामीटर इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है।
माउथ और थ्रोट को विजुअलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, देखने के लिए टंग डिप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए फीटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इन सभी इक्विपमेंट्स की इमेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको पेशेंट में हियरिंग रिलेटेड कंडीशन का असेसमेंट करना है, पेशेंट को क्यों सुनाई नहीं दे रहा है या कितना सुनाई देता है, इस चीज़ को परखना हो तो ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर का असेसमेंट के लिए स्पाइगमोमैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्सेस जिसकी बात हमने क्वेश्चन में की थी, उसके असेसमेंट के लिए परक्यूशन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टम एरिया का असेसमेंट के लिए प्रोक्टोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए पेशेंट को लेफ्ट लैटरल या नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है। जेनाइटल फीमेल के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का विजुअलाइजेशन या एग्जामिनेशन करने हेतु वेजाइनल स्पेक्युलम इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों में प्रोड्यूस होने वाले साउंड को सुनते हैं, अस्कल्टेट करते हैं। आइस के एग्जामिनेशन के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उन्हें असेस करने के लिए नेजल स्पेक्युलम का इस्तेमाल किया जाता है। फेरिंग्स एरिया को विजुअलाइज करने के लिए फेरेंजियल रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लैरिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, लैरिंग्स एरिया को विजुअलाइज करने के लिए लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ईयर का एग्जामिनेशन ऑटोस्कोप द्वारा किया जाता है। विजुअल एक्यूटी के लिए स्नेल चार्ट, आइस की प्यूपिल में रिएक्शन को असेस करने के लिए पेन लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। Thank you so much everyone for watching this complete video. अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।